हेलो दोस्तों, टैवरन ऑफ टेक्स्ट में आपका स्वागत है। और आज हम क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के पार्ट 2 में समझेंगे उनके कुछ कंसेप्ट्स। पर उससे पहले पार्ट 1 का एक रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने लेवी-स्ट्रॉस की लाइफ के बारे में जाना, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स, देन हमने मिथोलॉजी पे बात की, माइथीम पे बात की और माइथीम को इडिपस मिथ का एग्जाम्पल लेके समझा। ठीक, आज हम उनके बचे हुए कंसेप्ट्स पे बात करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिना किसी देरी के पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी माइथीम पे और आज हम बात करेंगे सैवेज एंड सिविलाइज्ड माइंड, ब्रिकोलाज और अलायंस थ्योरी और किनशिप। सो वन बाय वन समझते हैं इन टर्म्स का मतलब। सैवेज एंड सिविलाइज्ड माइंड पढ़ते हैं। लेवी-स्ट्रॉस वर्क एम्ड टू चैलेंज यूरोसेंट्रिक view of cultural superiority and to recognize the intellectual sophistication of non-Western cultures. ठीक, savage mind is as sophisticated as the Western or civilized mind. It's just they have their own complex intellectual systems for understanding and interacting with the world, often relying on myths, symbolism and collective memory. ठीक, now जब हम वर्ड सुनते हैं savage तो हमारे दिमाग में इमेज बनती है कि समथिंग अनसिविलाइज्ड या प्रिमिटिव या इंफीरियर, अनसोफिस्टिकेटेड, है ना, जैसे ट्राइबल लोग, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, है ना। और जब हम वर्ड सुनते हैं सिविलाइज्ड तो हमारे दिमाग में आता है समथिंग सोफिस्टिकेटेड, मॉडर्न, सुपीरियर, एजुकेटेड, लाइक सिटी पीपल, शहर के लोग, जैसे कि ये इस तरीके से कोट पैंट पहन के कोई। बट लेवी-स्ट्रॉस का इन वर्ड से ये मतलब नहीं था कि सैवेज इंफीरियर हैं और सिविलाइज्ड सुपीरियर हैं, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि उनके हिसाब से कुछ इंफीरियर सुपीरियर है ही नहीं, बस दोनों के अपने अपने तरीके हैं लाइफ से डील करने के, लाइफ को समझने के, अपने अपने सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, कम्प्लेक्सिटीज हैं, पर जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है दोनों में वो सेम है। जैसे अगर सिविलाइज्ड सोसाइटी के बारे में हम बात करें तो सिविलाइज्ड सोसाइटी में कोई डिसीजन लेना हो तो एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, उनका एक अपना सिस्टम है कि गवर्नेंस है, पॉलिटिक्स है, कोर्ट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, एक्सेट्रा। पर वहीं सैवेज सोसाइटी में कोई डिसीजन लेना हो तो उनका एक अपना तरीका है कि अच्छा कम्युनल गैदरिंग हो जाएगी, सारे लोग इकट्ठे होंगे और डिसीजन उस हिसाब से वो ले लेंगे आपस में बात करके, राइट। तो जैसा हमने पढ़ा कि सैवेज माइंड इज एज सोफिस्टिकेटेड एज द वेस्टर्न और सिविलाइज्ड माइंड, कि जो सैवेज माइंड है जिसको हम इंफीरियर समझते हैं या हम समझते हैं कि अच्छा ये तो अनएजुकेटेड है या समथिंग लाइक दिस, पर ऐसा नहीं है, वो भी उतने ही सोफिस्टिकेटेड है जितना कि कोई वेस्टर्न या सिविलाइज्ड माइंड है। बस उनके अपने तरीके हैं, दे हैव देयर ओन कम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल सिस्टम, चीजों को समझने का उनका एक अपना अलग तरीका है। ठीक, वो हम आगे समझेंगे कैसे अगली टर्म में। बस इतना है कि वो उनके जो सिस्टम है वो ज्यादातर मिथ्स, सिंबोलिज्म और कलेक्टिव मेमोरी, इन सब चीजों पे रिलाई करता है। और ये जो वर्क है लेवी-स्ट्रॉस वर्क एम्ड टू चैलेंज यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ कल्चर सुपीरियरिटी, मतलब ये जो लेवी-स्ट्रॉस का कंसेप्ट है या वर्क है ये चैलेंज करता है यूरोसेंट्रिक, मतलब जो अच्छा हमें बताया जाता है कि अच्छा जो वेस्टर्न लोग हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है, उनके जीने के तरीके ज्यादा अच्छे हैं, हमें ऐसा बताया जाता है। पर ऐसा नहीं है लेवी-स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग। उनके अकॉर्डिंग जो नॉन वेस्टर्न कल्चर्स हैं वो भी उतने ही इंटेलेक्चुअल और उतने ही सोफिस्टिकेटेड हैं, बस तरीके अलग हैं दोनों के। इसमें इंफीरियर सुपीरियर वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक, ये था इनका कंसेप्ट सैवेज एंड सिविलाइज्ड माइंड का। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं ये बस आपकी लर्निंग का एंड नहीं होना चाहिए कि ठीक है मैंने बता दिया और आप समझ गए, है ना। सो मैं आशा करता हूं कि ये जो चीज मैं समझा रहा हूं ये आपकी लर्निंग का एंड ना हो बल्कि उसकी शुरुआत हो, क्योंकि ये कंसेप्ट और भी ज्यादा डीप है। सो इसके अलावा भी जहां से ज्यादा नॉलेज मिल सके आप गैदर कर लें, भले वो कोई आर्टिकल हो, बुक्स हो, है ना, कोई वेबसाइट हो सकती है, विकिपीडिया, ब्रिटानिका या जो भी। इन वीडियो से आपकी लर्निंग की शुरुआत होनी चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब सैवेज और सिविलाइज्ड माइंड से एक और कंसेप्ट निकलता है, वो है ब्रिकोलाज। अब ब्रिकोलाज क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और कंस्ट्रक्टिंग समथिंग न्यू यूजिंग व्हाटएवर रिसोर्सेज आर रेडिली अवेलेबल। ठीक, इसका मतलब ब्रिकोलाज होता है कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना या क्रिएट करना उन रिसोर्सेज से जो हमारे पास उस वक्त अवेलेबल हैं। अब हम इस चीज को आगे समझेंगे कैसे। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेवी-स्ट्रॉस कंपेयर्स द वर्किंग ऑफ ब्रिकोलार टू द इंजीनियर। ना ब्रिकोलार क्या होता है? जो ब्रिकोलाज बनाता है। ठीक, सो ब्रिकोलार को एक इंजीनियर से कंपेयर किया है। इनफैक्ट इनको एक ऑपोजिशन में लाके खड़ा कर दिया है लेवी-स्ट्रॉस ने। कैसे? ब्रिकोलाज एम्फसाइजेस रिसोर्सफुलनेस, adaptation and the use of heterogeneous resources often in a less formalized and more creative manner. ठीक, but engineering on the other hand involves formalization, specialization, precise planning and the use of purpose built tools and resources. ठीक,
समझते हैं कैसे। अकॉर्डिंग टू लेवी-स्ट्रॉस, ब्रिकोलार एंड इंजीनियर आपस में अपोजिट्स हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियर जब भी कुछ बनाता है तो वो पहले एक प्लान बनाता है और उस प्लान के हिसाब से टूल्स एंड रिसोर्सेज को गैदर करता है और उस प्लान के हिसाब से चीजें कंस्ट्रक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज में देखिए कि अगर किसी इंजीनियर को, मान लो इस इंजीनियर को एक घर बनाना है, तो सबसे पहले वो एक मैप बनाएंगे, ठीक, पूरा एक चार्ट बनाएंगे किस तरीके से रूम्स, हॉल या जो भी है किस तरीके से बनेगा। फिर उस मैप के हिसाब से जो जो टूल्स चाहिए होंगे, है ना, कि विंडो इस तरीके की बनेगी तो हमें इस तरीके की शेप्स की विंडो चाहिए तो इस तरीके की शेप्स की विंडो बनवाओ, या फिर इस तरीके की ईंट लेके आओ, सरिये लेके आओ, क्योंकि इस तरीके से पोल्स डलेंगे, या जो भी होगा ना वो एक प्लान के हिसाब से चलेंगे। बट ब्रिकोलाज में आप इस तरफ देखिए, ब्रिकोलाज में क्या होता है कि जैसे मान लो मैं किसी कबाड़ घर में गया और मैं वहां से बहुत कुछ चीजें इकट्ठा करके लेके आ गया। अब मुझे नहीं पता मैं उनका क्या बनाऊंगा या मैं उनसे क्या बना सकता हूँ, बट हाँ मैं उन चीजों से कुछ इम्प्रोवाइज करूंगा, कुछ क्रिएटिव बनाऊंगा जिसका कोई प्लान नहीं होगा, है ना, कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। जस्ट मेरे पास जो जो रिसोर्सेज हैं, जो जो चीजें हैं, उनको इस्तेमाल करके मैं कुछ इम्प्रोवाइज करके कोई चीज बना दी, तो वो ब्रिकोलाज हो गया। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ब्रिकोलाज एम्फसाइजेस रिसोर्सफुलनेस, अडेप्टेशन, कि वो अडेप्ट करते हैं जो भी सामान उनके पास होता है उससे, और ये लेस फॉर्मलाइज्ड होता है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, और ये क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव होता है। मोर क्रिएटिव इसलिए क्योंकि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। जबकि इंजीनियरिंग ऑन दी अदर हैंड इन्वॉल्व्स फॉर्मलाइजेशन, है ना, क्योंकि एक फॉर्मल तरीका होता है, प्रॉपर स्पेशलाइजेशन होती है, प्रिसाइज प्लानिंग होती है कि पहले पेपर पे सारी प्लानिंग होगी, फिर स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से चलेंगे, है ना। पर्पस बिल्ट टूल्स होते हैं कि उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए जो जो टूल्स चाहिए वो गैदर किए जाएंगे, है ना। प्रॉपर रिसोर्सेज होते हैं, बट ब्रिकोलाज में ऐसा नहीं होता है, ठीक। जैसे अगर मैं दोबारा से कबाड़ वाला एग्जांपल लूँ, तो मुझे नहीं पता था कि कबाड़ घर में क्या क्या होगा या मैं क्या बनाऊंगा। इट्स जस्ट कि मेरे को जो भी चीज़ मिली मैंने उनको इकट्ठा किया और उनको इम्प्रोवाइज करके कुछ बना दिया। नाउ लेवी-स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग सैवेज माइंड इज अ ब्रिकोलाज ऑफ आइडियाज, मतलब उनके आसपास जो भी एलिमेंट्स या रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनसे उन्होंने कल्चरल मीनिंग्स क्रिएट किए, जिसमें उनके जो भी रिचुअल्स, सिंबल्स या मिथ्स या सोशल स्ट्रक्चर्स थे उनको मिला के वो एक सैवेज माइंड बना। सो इट्स एन अडेप्टिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक। मतलब जो कल्चर है वो कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बट दे आर कंटिन्यूसली शेप्ड एंड रीशेप्ड बाय क्रिएटिव एक्ट्स ऑफ ब्रिकोलाज। जो कल्चर है कभी भी फिक्स नहीं होता, उसको हमेशा शेप और रीशेप किया जाता है जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और इसको ही एक तरीके से आप एक क्रिएटिव प्रोसेस मान सकते हैं या फिर क्रिएटिव एक्ट ऑफ ब्रिकोलाज कह सकते हैं। सो जैसे इंजीनियरिंग में एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है ना, प्रॉपर टूल्स होते हैं, वैसे ही सिविलाइज्ड माइंड में प्रॉपर प्लानिंग होती है, सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। लाइक हम देखें तो हमारे आसपास सब कुछ सिस्टमेटिक है, प्रॉपर स्कूल्स है, एजुकेशन है, गवर्नेंस है, लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक। बट दूसरी तरफ देखें जैसे ब्रिकोलाज है, वहां पे क्रिएटिविटी होती है या अडेप्टेबिलिटी होती है, इम्प्रोवाइजेशन होती है। वैसे ही सैवेज माइंड या सोसाइटी में भी अडेप्टिबिलिटी या इम्प्रोवाइजेशन होती है। जो भी रिसोर्सेज उनके पास होते हैं उनसे वो इम्प्रोवाइज करते हैं और चीजें क्रिएट करते हैं। वहां कोई भी रिजिड लॉजिक या सिस्टम भले ना हो, बट क्रिएटिविटी जरूर होती है विद ऑल द अवेलेबल एलिमेंट्स, ठीक। और ये जो लेवी-स्ट्रॉस ने इंजीनियर और ब्रिकोलाज का कंपैरिजन किया है, इनकी बात की है, ये टोटली मेटाफोरिकल है। मतलब उन्होंने सैवेज माइंड और सिविलाइज्ड माइंड को समझने के लिए ये इंजीनियरिंग और ब्रिकोलाज का एग्जांपल लिया। सो आई होप आपको ब्रिकोलाज समझ आ गया होगा और इसका जो रिलेशन है इंजीनियरिंग से। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आ जाती है अलायंस थ्योरी। ये कंसेप्ट लेवी-स्ट्रॉस ने अपनी बुक में दिया था। बुक का नाम है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप। अब इसका मतलब क्या है? इट इज एन स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग किनशिप रिलेशन। किनशिप रिलेशन आप मतलब कुछ भी मान सकते हो, या तो उनको हम ब्लड रिलेशन भी कह सकते हो या आप सोशल रिलेशन भी कह सकते हो, जैसे शादी ब्याह। नाउ दिस थ्योरी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ मैरिज एंड द सोशल अलायंसेस इन शेपिंग किनशिप रिलेशंस, मतलब जो ब्लड रिलेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रॉस proposed that kinship systems are primarily about the exchange of women between groups rather than solely about biological reproduction. He examined how different societies use kinship system to establish and maintain social alliance. ठीक, मतलब लेवी-स्ट्रॉस का मानना था कि सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत डीप एग्जामिनेशन चाहिए होती है कल्चरल प्रैक्टिसेस की। और लेवी-स्ट्रॉस की एग्जामिनेशन के हिसाब से जो किनशिप सिस्टम है, मतलब मैरिज, शादी, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है या आदमी औरत या औरत को आदमी से मिलाने के लिए नहीं है, बल्कि एक सोशल स्ट्रक्चर या अलायंस बनाना भी है ताकि सोसाइटीज आपस में इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। इट्स लाइक एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स फॉर बेटर इंटरेक्शन एंड सोशल नेटवर्क्स। ठीक, जैसा कि यहाँ पे कहा भी गया कि वो सिर्फ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन के लिए ही नहीं है, बट सोशल अलायंस को मेंटेन रखने के लिए और एस्टेब्लिश करने के लिए भी
ये चीजें होती हैं। जो अलायंस थ्योरी है ये काम करती है इंसेस्ट टैबू पे। अब इंसेस्ट टैबू क्या होता है कि कुछ रिलेशंस फॉरबिडन होते हैं सोसाइटी में, है ना, लाइक कोई अपनी माँ से या डायरेक्ट ब्लड रिलेशन जैसे बहन से शादी नहीं कर सकते। सो शादी करने के लिए उस सर्कल से बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाके कोई लड़की या लड़का ढूंढना पड़ता है। सो ऑब्वियसली किसी और फैमिली में शादी करनी होगी, है ना, क्योंकि अपनी माँ या बहन से तो शादी कर नहीं सकते। और इसीलिए जब कोई अपने सोशल सर्कल से बाहर जाके शादी करता है तो वो शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती या सिर्फ दो इंडिविजुअल की शादी नहीं होती, बट जो दोनों का पूरा सोशल ग्रुप होता है वो भी आपस में जुड़ता है, उससे भी एक सोशल इंटरेक्शन होती है, एक सोशल स्ट्रक्चर बनता है, नेटवर्क बनता है। सो लेवी स्ट्रॉस का ये कहना था किनशिप पे। बेसिकली एज ए स्ट्रक्चरलिस्ट लेवी स्ट्रॉस जो थे वो मिथ, कल्चर या हर चीज पे स्ट्रक्चर अनकवर कर रहे थे। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अलायंस थ्योरी से उनका क्या मतलब था। नाउ अब आप लास्ट पॉइंट देखो, इट इज इन अपोजिशन टू द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ रैडक्लिफ ब्राउन। नाउ फंक्शनलिज्म नाम में ही फंक्शन है कि किसी चीज या कोई चीज कैसे फंक्शन कर रही है या करती है। सो फंक्शनलिज्म एग्जामिन करता है किसी कल्चर या सोसाइटी में एलिमेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं ताकि उस सोसाइटी या कम्युनिटी की स्टेबिलिटी बनी रहे। फॉर एग्जांपल अगर हम मैरिज के पर्सपेक्टिव से लें तो फंक्शनलिज्म का ये काम है ये समझना कि किसी सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए शादी क्यों जरूरी है या फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है किसी सोसाइटी का ऑर्डर बनाए रखने में। ठीक, अब ऑन द अदर हैंड जो अलायंस थ्योरी है वो एक स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है जो मैरिज के स्ट्रक्चर्स को समझता है कि मैरिज में जो रूल्स होते हैं वो क्यों होते हैं या मैरिज क्या है या उन रूल्स का जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो क्या है ना। सो फंक्शनलिज्म एक सिंपल प्रोसेस है कि क्यों मैरिज इंपॉर्टेंट है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, है ना, पर उनको मैरिज के इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट हैं या पावर डायनेमिक्स हैं कि किस तरीके से मैरिज के अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सिंबल्स जो है वो काम कर रहे हैं उनसे उनका लेना देना नहीं है। बट अलायंस थ्योरी ऑन द अदर हैंड वो उन कन्फ्लिक्ट्स को या उन सिंबॉलिक स्ट्रक्चर्स को, रूल्स को समझता है ना। बाकी अलायंस थ्योरी स्पेसिफिकली सिर्फ मैरिज या किनशिप के फ्रेमवर्क को समझने के लिए ही है, बल्कि जो फंक्शनलिज्म है वो सिर्फ शादी ब्याह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो बहुत वाइड एक कंसेप्ट है, ये बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता है। नाउ अब तक हमने मिथ के बारे में जितना भी जाना दोनों पार्ट्स में उसको सम अप करते हैं इस कोट के साथ। मिथ्स टेल अस नथिंग इंस्ट्रक्टिव अबाउट द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, द नेचर ऑफ रियलिटी और द ओरिजिन्स एंड द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, बट teaches us a great deal about the societies from which they originate. ठीक, they help to lay bare their inner workings and clarify the raison d'etre of beliefs, customs and institutions and the operational modes of human mind. ये द नेकेड मैन इनकी जो बुक है वहां से ये कोट लिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि इन शॉर्ट में बताऊं कि मिथ भले ही हमें ऑर्डर ऑफ वर्ल्ड के बारे में नहीं बताता, नेचर ऑफ रियलिटी की रियलिटी क्या है ना, उसके बारे में नहीं बताता, ओरिजिन के बारे में नहीं बताता, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताता, बट इतना समझने में ज़रूर हेल्प करता है कि सोसाइटी कैसे बनी है या जो उसके कस्टम्स हैं, बिलीफ्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अ बिग थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।